आप हमारा चैनल डायरी 2003 देख रहे हैं। अकेलेपन का शहर। जब शहर की भागदौड़ खत्म हुई ही थी कि अनिरुद्ध के घर पर अंधेरा छाने लगा। लैंप पोस्ट से आ रही पीली रोशनी अंदर खिड़की के पास फर्श पर एक अजीब ज्योमेट्रिक पैटर्न बना रही थी। अनिरुद्ध अकेला था। यह अकेलापन अब उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, बल्कि एक आदत बन गया था। 10 साल पहले अनिरुद्ध और नीलांजना ने इस शहर को अपने रंगों से सजाने का सपना देखा था। नीलांजना बेचैन थी, बिल्कुल श्रावण की दोपहर की धूप की तरह, और अनिरुद्ध वो एक शांत समंदर की तरह था, जिसे सिर्फ नीलांजना की लहरों को गिनना पसंद था। वह शापित दोपहर, वह दिन बैशाख का पहला दिन था। चारों ओर जश्न का माहौल था। नीलांजना लाल साड़ी पहनकर रमना के बाग में जाने की जिद कर रही थी। अनिरुद्ध को तैयार होने में थोड़ी देर हो गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह 10 मिनट की देरी उसकी जिंदगी के सारे हिसाब किताब उलट पुलट कर देगी। भीड़ में जोरदार शोर हुआ। एक पल में त्योहार का रंग खून जैसा लाल हो गया। जब अनिरुद्ध को होश आया तो उसने देखा कि वह हॉस्पिटल के सफेद बेड पर है। उसका बायां हाथ पैरालाइज हो गया था, लेकिन उसका दिल और भी ज्यादा पैरालाइज हो गया जब डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, हम लड़की को बचा सकते हैं। आज 10 साल बाद अनिरुद्ध का पुराना ट्रंक साफ करते समय उसे एक नीला लिफाफा मिला। लिफाफा पीला पड़ गया था। यह नीलांजना का लिखा आखिरी खत था, जिसे खोलने की उसने कभी हिम्मत नहीं की। कांपते हाथों से अनिरुद्ध ने खत खोला। अंदर एक सूखी गुलदाउदी की पंखुड़ी थी। खत में लिखा था, अनी, अगर मैं कभी न रहा तो उदास मत होना। मैं तुम्हारी कविता की लय में, तुम्हारी पसंदीदा कॉफी के धुएं में और मानसून की पहली बारिश की महक में जिंदा रहूंगा। बस मुझसे वादा करो, खुद को चोट मत पहुंचाना। अनिरुद्ध के आंसू नीले लिफाफे पर गिरे। उसे एहसास हुआ कि वह जिंदा है, लेकिन असल में उस दोपहर नीलांजना के साथ उसकी मौत हो गई थी। अनिरुद्ध अब एक जाने माने लेखक है, लेकिन उनकी हर कहानी का अंत दुखद होता है। पढ़ने वालों को उनकी लिखाई में एक अजीब सा दुख मिलता है। उन्होंने अब तय किया है कि वह अपने अकेलेपन और नीलांजना की याद पर एक पूरा नॉवेल लिखेंगे, जिसका नाम वह खालीपन की कविता रखेंगे। उदासी की परछाई और खोया हुआ सुर। अनिरुद्ध नीला लिफाफा हाथ में लेकर अपनी स्टडी टेबल के सामने बैठ गए। बाहर तेज हवा चल रही थी। शायद काल बैसाखी शुरू हो जाएगी। खिड़की पर लगे पर्दे किसी बुरे संकेत की तरह फड़फड़ा रहे थे। चिट्ठी के अंदर सूखी गुलदाउदी की पंखुड़ी पकड़े अनिरुद्ध अपनी यादों के पन्नों पर लौट आए। बसंत का वह पहला नजारा अनिरुद्ध और नीलांजना पहली बार ढाका यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स फैकल्टी में मिले थे। नीलांजना कैनवस पर वाटर कलर से नीला आसमान बना रही थी, और अनिरुद्ध दूर से उस लड़की के खूबसूरत हाथ को देखकर हैरान था। अचानक हवा ने नीलांजना का घूंघट अनिरुद्ध के चेहरे पर गिरा दिया। यह किसी फिल्म के सीन जैसा था। उस घूंघट की खुशबू में हंसी की खुशबू थी। नीलांजना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मेरा आसमान बहुत नीला हो गया है? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, अगर आसमान नीला नहीं है तो वह उसे आसमान जैसा नहीं लगता, जैसे दुख के बिना जिंदगी अधूरी है। यही उनके रिश्ते की शुरुआत थी। दोनों ने कई दोपहरें कर्जन हॉल की बालकनी या टीएससी के पब्लिक बीच पर एक साथ बिताई। नीलांजना को बादाम खाना और अनिरुद्ध की लिखी कविताएं सुनना बहुत पसंद था। एक अधूरा सपना। नीलांजना को बगीचे वाला एक छोटा सा घर बनाने का बहुत शौक था, जहां बालकनी के चारों ओर बिना उगने वाली बेलें उगे। वह अक्सर कहती थी, अनी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो तुम आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ोगे और मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाऊंगी। हमारी बालकनी में टब में लाल गुलाब और सफेद लिली होंगी। अनिरुद्ध मुस्कुराया। उसे क्या पता था कि ये छोटे छोटे सपने एक दिन उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती और नामुमकिन चीजें बन जाएंगे। अब अनिरुद्ध के फ्लैट में एक बड़ी बालकनी है, एक अपराजिता की बेल भी है, लेकिन अदरक वाली चाय बनाने वाला कोई नहीं है। नीली अपराजिताएं अब नीलांजना के न होने के रोने के साथ गिरती हुई लगती है। जब उदासी हमेशा साथ दे एक्सीडेंट के बाद पहले कुछ सालों तक अनिरुद्ध एक जिंदा लाश जैसा था। उसके माता पिता ने उसे नॉर्मल जिंदगी में वापस लाने की बहुत कोशिश की,
उन्होंने उसकी कहीं और शादी करने के लिए भी जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने सीधे कह दिया था, जिसकी आत्मा किसी और ने बनाई हो वह कभी किसी और के लिए घर नहीं बना पाएगा। अनिरुद्ध का लिखने का करियर वहीं से शुरू हुआ। उन्होंने अपने दिल के सारे आंसुओं को स्याही में बदलना शुरू कर दिया। जब उनकी पहली किताब स्मृति सुधा छपी तो लोग यह देखकर हैरान रह गए कि कोई आदमी दर्द को इतनी खूबसूरती से कैसे दिखा सकता है। लेकिन अनिरुद्ध के लिए वह शोहरत बेकार थी। हर किताब के पहले पेज पर वह एक नाम लिखते थे, नीलू, तुम्हारे लिए। वो पुरानी डायरी आज की तेज बारिश पड़ रही है। अनिरुद्ध ने ट्रंक के बिल्कुल नीचे से नीलांजना की एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पन्ने पलटते हुए वह आखिरी पेज पर रुका। वहां नीलांजना ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले लिखा था, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है अनी। क्या होगा अगर हम अचानक अलग हो गए? क्या तुम मुझे याद रखोगी या किसी और के साथ कोई नई कहानी लिखोगी? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए रुक जाए, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम मुझे पूरी तरह से भूल जाओ। अपने दुख के बीच भी मुझे जिंदा रखना। अनिरुद्ध ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। वह धीरे से बोला, तुमने मुझे मेरी बाकी जिंदगी के लिए रोक दिया है नीलू। मैं अब किसी और की कहानी नहीं बन सकता। कहानी में अभी का ट्विस्ट। रात गहरा रही है। अनिरुद्ध ने अपना लैपटॉप खोला। उसे अपने नॉवेल का अगला चैप्टर शुरू करना था। नॉवेल का मेन कैरेक्टर भी बिल्कुल वैसा ही है, जो अपनी जिंदगी के हर पल को एक ट्रेजेडी में बदल देता है। लेकिन अचानक एक अनजान नंबर से अनिरुद्ध के फोन पर एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, तुम्हारी लिखी बातें पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी अपने को ढूंढ रहे हो जिसे मैं पीछे छोड़ आया हूं। क्या तुम्हें अकेलापन पसंद है? अनिरुद्ध रुक गया। यह औरत कौन है? उसने ऐसा मैसेज क्यों भेजा? अनिरुद्ध की जिंदगी के नीलेपन में एक नया और अजीब चैप्टर झांक रहा था। उस रहस्यमयी मैसेज ने उसे एक पल के लिए हैरान कर दिया। फिर बाहर बारिश की आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई चीख किसी याद पर टूट पड़ी हो। छाया से बातचीत अनिरुद्ध मैसेज को बहुत देर तक देखता रहा। क्या तुम्हें अकेलापन पसंद है? पिछले 10 सालों में किसी ने उससे यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की थी। सब उस पर तरस खाते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन कोई भी उसके अकेलेपन को समझना नहीं चाहता था। अनिरुद्ध ने कांपती उंगलियों से टाइप किया, अकेलापन चुनने और अकेलापन थोपने में फर्क होता है। मुझे लगता है कि मेरा अकेलापन दूसरा है। अगले ही पल जवाब आया, थोपा हुआ अकेलापन ही इंसान को क्रिएटर बनाता है। मैं तुम्हारा नॉवेल शून्यतर काव्य पढ़ रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे तुमने हर शब्द खून से लिखा हो। अनिरुद्ध हैरानी से सोचने लगा। नॉवेल अभी खत्म नहीं हुआ था। इंटरनेट पर बस कुछ ही किस्तें छपी थी। ये कौन लड़की थी जो एक नजर में उसके मन की गहराई नाप सकती थी? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उसने लैपटॉप बंद किया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। अगले पार्ट सुनने के लिए हमारे चैलेंज को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें दूसरी पार्ट आने की।